G20 का मेला शुरू हो गया है। गोदी मीडिया का कवरेज इसी मेले के आसपास है। सजावट का कवरेज इस तरह से किया जा रहा है जैसे आपने लेजर की रोशनी का प्रदर्शन कभी देखा नहीं। आज की दुनिया के लिए यह सब आम बातें हैं। कहा जा रहा है कि भारत की संस्कृति का प्रदर्शन हो रहा है। एक ऐसे देश में जहां 80 करोड़ लोग इतने गरीब हैं कि उन्हें मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है, उस देश में G20 के डेलीगेट को सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया जाएगा। ये वो डेलीगेट हैं जो खुद अपने घर में उसी बर्तन में खाते हैं जिसमें भारत का आम मिडिल क्लास खाता है। बल्कि अगर वो यूरोप और अमेरिका से आ रहा है तो निश्चित है कि अपना बर्तन भी खुद धोता होगा, क्योंकि उसके घरों में बर्तन धोने के लिए सहायक या सहायिका नहीं होती, केवल मशीन होती है। ऐसे डेलीगेट को आप सोने चांदी के बर्तन में खाना खिलाकर क्या दिखाना चाहते हैं? क्या इन देशों के डेलीगेट को किसी देश की सच्चाई नहीं मालूम? कहा जा रहा है कि भारत अपनी अध्यक्षता में G20 को जन भागीदारी का रूप दे रहा है। सोने चांदी के बर्तन में खाना परोसकर आप जन भागीदारी तय कर रहे हैं या इस सम्मेलन को सामंती और राजशाही के दौर में ले जा रहे हैं? प्राइवेट समाचार एजेंसी ANI ने सोने चांदी के बर्तनों के वीडियो जारी किए हैं, जिसे ट्विटर पर 10 लाख लोगों ने देखा है। हम वो वीडियो नहीं दिखा सकते क्योंकि कॉपीराइट ANI के पास होती है। हमारा सवाल देखने वालों से है, क्या उन्होंने सोने चांदी के इन बर्तनों को आंखें फाड़कर ही देखा और वाहवाही में बिछ गए, या उनकी नजर में यह बात खटती भी कि एक गरीब देश किसी को चांदी की थाल में खिलाकर मेहमान नवाजी का कौन सा आदर्श स्थापित करना चाहता है? हमारे लिए यही पोस्टर कॉपीराइट फ्री है। यह लंगूर का पोस्टर है जिसे बंदरों को भगाने के लिए दिल्ली में लगाया गया है। G20 की यह बड़ी सफलता है कि शहर में लंगूर तक के पोस्टर लग गए। डर यही है कि पब्लिक इस पोस्टर को लेकर सेल्फी न खिंचाने लग जाए। यह दावा किया जा रहा है कि G20 को नेताओं की जगह जन भागीदारी का रूप दे रहे हैं, मगर यही नहीं दिखाया जा रहा है कि आम जनता किसी को नजर ना आए, इसलिए बस्तियों को रास्ते से हटाया भी जा रहा है। जहां नहीं हटा सकते वहां पर हरे और सफेद रंग के पर्दे लगा दिए गए हैं। भारत का मीडिया मैनेज हो जाता है। हम यहां जिन खबरों को नहीं दिखा रहे हैं या कम प्रमुखता से दिखा रहे हैं, उन्हें जापान से लेकर अमेरिका का मीडिया किस तरह से रिपोर्ट कर रहा है, देखने की बात है कि मीडिया मैनेजमेंट से यह जो G20 चलाया जा रहा है, दुनिया उसे किस नजर से देख रही है। आप इस वीडियो को देखिए। नोएडा, गाजियाबाद और पटपड़गंज से लेकर मयूर विहार के लोग प्रगति मैदान से होते हुए पुराना किला की तरफ जब जाते हैं तो बाईं ओर बस्ती रोज देखते हैं। क्या वे इतने शर्मिंदा हो जाते हैं कि इन्हें दुनिया के नेताओं की नजर से छिपाया गया? क्या भारत के लोग भारत के गरीब लोगों को देखकर इतनी शर्म करते हैं, इतनी नफरत हो गई गरीबों से? अगर यह सुरक्षा कारणों से होता तो निश्चित ही सफेद पर्दा सुरक्षा के किसी काम का नहीं। दक्षिण दिल्ली के वसंत विहार की झुग्गी के बाहर हरे रंग का पर्दा लगा दिया गया है। इन्हें G20 के मेले की भव्यता के दर्शन से भी बाहर कर दिया गया है। आपकी हाउसिंग सोसाइटी के आगे इस तरह बड़े बड़े पर्दे टांग दिए जाएं तो कैसा लगेगा? यही नहीं, देश भर में G20 के आयोजन को सुंदर दिखाने के लिए कितनी झुग्गियां अवैध अतिक्रमण के नाम पर हटा दी गई हैं, इसका कवरेज आपको भारत की मुख्य धारा की गोदी मीडिया में कम दिखेगा, और दिखेगा भी तो इस तरह जैसे किसी को फर्क नहीं पड़ता। यह कितने दुख की बात है कि अमेरिका का अखबार लॉस एंजलिस टाइम्स, जापान टुडे एक पूरे पन्ने पर रिपोर्ट छाप रहा है कि G20 के लिए गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं ताकि इस आयोजन के लिए शहरों को सजाया जाए। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के 5 संवाददाताओं ने इसे विस्तार से कवर किया है कि कैसे दिल्ली के लोग झुग्गियों में रहते हैं और किस तरह से G20 से पहले दिल्ली के घरों को मलबे में बदल दिया गया है। बाकायदा ग्राफिक्स बनाकर रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में इस तरह से समझाया है। प्रगति मैदान के पास जनता कैंप को उजाड़ दिया गया। प्रगति मैदान के दफ्तर में काम करने वाले धर्मेंद्र कुमार का ही घर गिरा दिया गया, जहां पर G20 का आयोजन हो रहा है। सवाल है कि क्या हम अपने गरीब लोगों को दिखाने पर इतने शर्मिंदा हैं कि उनके घर गिरा देते हैं, उनके घरों के आगे पर्दा लगा देते हैं? इन बस्तियों में रहने वालों से दिल्ली का काम चलता है। फुटपाथ पर दुकानें सस्ती हैं और बहुत से अमीर लोगों का काम बहुत सस्ते में हो जाता है। फ्रंटलाइन से लेकर न्यूज लॉन्ड्री ने इस पर रिपोर्ट की है। न्यूज लॉन्ड्री ने लिखा है कि 6 महीने के दौरान दिल्ली में 10 झुग्गी बस्तियों को ढहा दिया गया। बदरपुर में 7 दिनों का नोटिस देकर 150 घरों को गिरा दिया गया। ये सभी दिहाड़ी मजदूर हैं। जाहिर है यहां रहने वाले लोग बोलेंगे नहीं, क्योंकि उसके भी अपने खतरे हैं। आम लोगों की मुसीबतें और बढ़ जाती हैं। फिर भी उनका हाल इस तरह से दिख जाता है जब पर्दा छोटा पड़ जाता है। संसद में आवास राज्य मंत्री कौशल किशोर ने बताया है कि 1 अप्रैल से लेकर 27 जुलाई 2023 के बीच अतिक्रमण हटाने के नाम पर 49 अभियान चलाए गए हैं और करीब 230 एकड़ सरकारी जमीनें खाली कराई गई हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि G20 की सुंदरता के लिए कोई घर नहीं गिराया गया। समझने की बात है, सुंदरता के नाम पर किसी का घर नहीं गिराया जाता है, घर तोड़े जाते हैं अतिक्रमण हटाने के नाम पर। हरियाणा के नूह में ज्यादातर मुसलमानों के घर गिरा दिए गए, धर्म के नाम पर नहीं बल्कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर। सरकार को ठीक से पता होता है कि अतिक्रमण हटाने के अभियान का इस्तेमाल कब कब करना है। मिडिल क्लास को केवल गर्व करने के लिए लेजर लाइटिंग का इंतजाम काफी है। फव्वारे के पानी को रंगीन बना दीजिए तो खुशी से झूम जाएगा। हमने खुद कई लोगों को कारें रोककर वीडियो बनाते देखा है। मोटरसाइकिल सवार एक हाथ से वीडियो बनाते हुए खुद को जोखिम में डाल रहे थे। क्या उनके देखने में इतना सूखा पड़ गया है कि फव्वारे के ऊपर रंगीन रोशनी पड़ते ही वो कार से उतर जाते हैं, वीडियो बनाने लग जाते हैं? क्या इसी में उन्हें भारत की भव्यता नजर आने लगी है? जिसने भी इन फव्वारों को सजाया होगा उसने आज की जनता के इस बड़े हिस्से को एकदम ठीक से समझा है। बहुत लोगों के लिए इन सवालों का कोई मतलब नहीं, उन्हें बस वीडियो लेने के लिए एक नया स्पॉट मिल जाना चाहिए। जो लोग यहां खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं और फव्वारे का वीडियो बना रहे हैं, आप उनके लिए G20 की आलोचना पेश करेंगे तो उल्टा आपसे नाराज हो जाएंगे। मगर यह कैसी भव्यता है और कौन सी विश्व व्यवस्था है जिसके लिए गरीबों के घर उजाड़े जाते हैं? क्योंकि दुनिया के नेता आ रहे हैं और आप उम्मीद करते हैं कि यही नेता आपस में मिल बैठकर आपकी गरीबी दूर करने के उपाय निकालेंगे। सोने और चांदी के बर्तनों में खाते हुए इन्हें गरीबी की कितनी याद आएगी। इस सम्मेलन के लिए न जाने कितने दिहाड़ी मजदूरों और फुटपाथ पर काम करने वालों को 3 दिनों तक कमाई से वंचित रहना होगा। इसका कोई हिसाब नहीं, कोई मुआवजा नहीं। अरबों रुपए की सजावट के बाद आपको यकीन दिलाया जा रहा है कि गरीबी दूर करने के लिए सभी नेता साझा उपायों पर विचार करेंगे, पर्यावरण की मुश्किलें दूर कर देंगे। G20 के नेताओं की छोड़ दीजिए, यहां तो दिल्ली की हवा को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार में सहमति नहीं बन पाई। आज देश के कई अखबारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का G20 पर लेख छपा है। उसमें उन्होंने कहा है कि G20 को अंतिम आदमी तक ले जाना चाहते हैं ताकि कोई छूट नहीं जाए। लेकिन आप अगर दिल्ली में हैं तो प्रगति मैदान की तरफ जाने वाले रास्तों का हाल देखिए। हमने सारी दिल्ली का हाल तो नहीं देखा, मगर काफी लंबी दूरी तक इन रास्तों पर लगे पोस्टरों का जायजा लिया है। कहीं भी दुनिया भर से आ रहे मेहमानों के पोस्टर हमें नजर नहीं आए। बस स्टैंड पर लगने वाले विज्ञापनों के बोर्ड में भी प्रधानमंत्री मोदी हैं, G20 का संदेश है। अंडरपास के बाहर लगी होर्डिंग पर भी प्रधानमंत्री मोदी हैं। बिजली के खंभों पर भी केवल प्रधानमंत्री मोदी हैं। यहां तक कि प्रगति मैदान के पास भी केवल प्रधानमंत्री मोदी का पोस्टर नजर आता है। कई जगहों पर जरूर G20 देशों के झंडे लगे हैं, मगर पोस्टरों में, फोटो में केवल प्रधानमंत्री मोदी प्रमुख रूप से नजर आते हैं, अकेले नजर आते हैं। आप इतनी बार प्रधानमंत्री मोदी का पोस्टर देखते हैं कि लगता है यह G20 नहीं, मोदी 20 है। इस सम्मेलन में मेहमान भी मोदी हैं, मेजबान भी मोदी हैं। मोदी ही फ्रांस से आ रहे हैं, मोदी ही जापान से आ रहे हैं, मोदी ही अमेरिका से आ रहे हैं, मोदी ही इजिप्ट से आ रहे हैं, मोदी ही आ रहे हैं, मोदी ही मोदी का स्वागत कर रहे हैं। भारत ने G20 को अपना नारा दिया है, वसुधैव कुटुंबकम। दुनिया एक परिवार है, मगर परिवार के बाकी सदस्यों का नामो निशान तक नहीं। इन पोस्टरों को देखकर लगता है कि इस विश्व परिवार में एक ही सदस्य हैं और वही इसके एकमात्र मुखिया हैं। क्या यही आदर्श मेजबानी है? जरूर कहीं कहीं सदस्य देशों के झंडे हैं, लेकिन इन्हीं झंडों के साथ उनके प्रमुखों का पोस्टर होता, प्रधानमंत्री मोदी के बगल में अलग से उनका पोस्टर होता, तो क्या भारत की जनता प्रधानमंत्री मोदी को भूल जाती? आप दाएं देखिए या बाएं देखिए या फिर सीधे देखिए या कहीं मत देखिए, आपको दिखेंगे मोदी ही। भारत अध्यक्ष है, लेकिन अध्यक्षता का क्या मतलब है कि पोस्टर में केवल भारत के ही प्रधानमंत्री होंगे और G20 का सम्मेलन होगा? इससे आप क्या जानते हैं? हमें पता नहीं। जो नारे लिखे हैं, जो समाधान बताए जा रहे हैं, उसे किस देश ने किस तरह से किया है। अगर पोस्टर में यह सब जानकारी होती तो जनता G20 में बेहतर भागीदारी करती। उसकी भागीदारी केवल मोदी जी की तस्वीर देखने और पार्कों के बीच लगी मूर्तियों से हैरान हो जाने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए थी। G20 सम्मेलन से निकलता क्या है, होता क्या है, इस पर अलग से बहस होनी चाहिए। वो जरूरी भी है, तभी आप जान पाएंगे कि इतना पैसा खर्च किया गया, सोने चांदी के बर्तन में इन्हें खिलाया जाएगा। ये लोग भारत और अपने देश के आम लोगों की बेहतरी का कौन सा कदम उठाने जा रहे हैं? ऑब्वियसली इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया काफ़ी ट्राई कर रहा है अपने आप को प्रोमिनेंट दिखाने का। ऑल्दो मुझे लगता है कि अभी बहुत काम करना पड़ेगा उसके लिए। आप सिर्फ दिखावेबाजी से काम नहीं चल सकता है। डेफिनेटली आपको अपने में भी काफ़ी करना पड़ेगा। अभी जैसे दिल्ली को सुंदर कर दिया, बस आई होप G20 हर दिन हो, बिकॉज अभी दिल्ली को इतना सुंदर कर दिया, पहले क्यों नहीं होता था इतना, इतने एफर्ट्स कभी नहीं लगे थे इनके। तो वही है, दिखावेबाजी से हमेशा नहीं होगा। इससे पहले आज तक इस तरह का सीन नहीं हुआ है जो अकॉर्डिंग टू द 35 साल से मैं दिल्ली में हूँ, आई हैव नेवर सीन लाइक दिस। बट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आई थिंक
एंड जो मैं सुनने में आ रहा है कि ये फ्यूचर के लिए इट्स वेरी बहुत अच्छा होगा, लो के लिए फॉर द यंग क्राउड्स एंड बिकॉज डेवलपमेंट, आई थिंक इट्स गुड फॉर डेवलपमेंट। शायद बिजनेस मिले देश को, मे बी मेरे ख्याल से बिजनेस मिलेगा और सभी देशों के साथ हमारे रिलेशन और मजबूत होंगे। लेकिन हमारा इस वक्त क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि महंगाई वगैरह तो चरम सीमा पे है। वो तो है, उसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन शायद मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा मैम, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रचार है, एक बंदे का, सिर्फ एक शख्स का प्रचार है, अदरवाइज कुछ नहीं है। ऐसा मुझे नहीं लगता जो 10 सालों में नहीं हुआ वो शायद अब हो जाए, मुझे लगता नहीं है। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बाकी मेरी नज़र में ये सिर्फ और सिर्फ प्रचार है 2024 के लिए, अदरवाइज कुछ नहीं है। देखो, जो पैसा इन्होंने आम जनता का इस प्रचार प्रसार में और खाली पीली की एडवर्टाइजिंग में बर्बाद किया है, वही पैसा अगर जनता के काम में कहीं यूज़ किया होता, जैसे शिक्षा पे लेकर के या मेडिकल को लेकर के या और भी अदरवाइज चीज़ें हैं, जो रोड है, पानी है, लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं, मेरे को लगता है उस पर 10 साल में कोई काम नहीं हुआ। और 2024 के लिए ये सिर्फ तैयारी है, लोगों को दिखाने के लिए, अपने आप को विश्वगुरु दिखाने के लिए। विश्वगुरु, अगर देश विश्वगुरु की ओर जा रहा है या वाकई मोदी जी के राज में जा रहा है, तो 80% जनता भूखी कैसे मर रही है, उसको अनाज ये दे क्यों रहे हैं? कहा जा रहा है कि G20 के चलते दिल्ली के बुनियादी ढांचे में सुधार किया गया है, दिल्ली को नई नई सुविधाएं मिली हैं। हमें फर्क करना सीखना पड़ेगा। क्या दिल्ली का सीवेज सिस्टम बढ़िया कर दिया गया है? अगली बारिश में इसका पता चल जाएगा। क्या सारी दिल्ली की सड़कें बेहतर कर दी गई हैं? यह भी आपको पता होगा। कम से कम उन्हें तो जरूर पता होगा जो हर दिन इस तरह की सड़कों से गुजरते हैं। इंडिया हैबिटेट के पास का यह फुटपाथ देखने में कितना सुंदर लगता है, तुरंत कैमरा निकालकर वीडियो रील्स बनाने का मन करेगा। लेकिन आप यह भी देखिए कि इस सुंदरता में जन भागीदारी कैसे होती है। क्या इससे बारिश का पानी रुक जाएगा या तेज गर्मी में आपको छाया मिल जाएगी? यह जो पैसा खर्च किया गया है, किसकी आंखों में मरहम लगाने के लिए किया गया है? अगर यह बहुत जरूरी है तो सारे फुटपाथों पर ऐसा ही बना दीजिए। जरूर मेहमानों के लिए शहर में सफाई होनी चाहिए, शहर सुंदर दिखना चाहिए, मगर सुंदरता का पैमाना क्या हो, इस पर विचार होना चाहिए था। ऐसी चीजें बनती जिसका आम आदमी भी इस्तेमाल करता, ना कि सेल्फी खींचने वालों की भूख मिटाई जाती। फुटपाथ से गरीबों को हटाकर आप उसके ऊपर लाखों खर्च कर रंगीन छतरियां बना देते हैं। इतना पैसा अगर दिल्ली के किसी अस्पताल पर खर्च कर दिया जाता लोगों के इलाज पर, तो भारत उसी एक अस्पताल को दिखाकर वाहवाही लूट लेता कि हम अपने अंतिम आदमी की चिंता ऐसे करते हैं। क्या इस तरह की सजावट में आपको किसी भी तरह से जन भागीदारी दिखती है, जनता का कल्याण दिखता है? यह सवाल आप पर छोड़ता हूं। भारत जब अमीर हो जाएगा तब ये सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। एक दिन की बारात के लिए आप महंगे कपड़े पहनकर अमीर नहीं हो जाते हैं। फरवरी 2023 में समाचार एजेंसी ANI से गृहमंत्री अमित शाह ने एक साक्षात्कार में कहा कि G20 का इस्तेमाल घरेलू राजनीति के लिए क्यों नहीं होना चाहिए। जिस तरह से तैयारियां की गई हैं उससे पूरी दुनिया हैरान है। पूरी दुनिया के अखबारों को पलटेंगे तो इस तैयारी पर कई सारे सवाल भी आपको नजर आएंगे। करिश्मा मेहरोत्रा और जैरी शी की रिपोर्ट आप वॉशिंगटन पोस्ट में पढ़ सकते हैं। इसका पहला पैराग्राफ कहता है कि G20 की अध्यक्षता बारी बारी से सभी सदस्य देशों को मिलती है। ज्यादातर देश इसके आयोजन को लेकर तमाशा नहीं करते, लेकिन जब से भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है, आयोजन पहले की तरह कम भड़काऊ नहीं रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन तंजिया अंदाज में कह रही है कि सुनिश्चित किया जा रहा है कि 1 अरब 40 करोड़ की जनता को अत्यधिक जागरूक किया जा सके कि भारत G20 की मेजबानी कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स में सुहासिनी राज ने लिखा है कि 100 ऐतिहासिक इमारतों पर लेजर लाइटिंग से G20 का लोगो बनाया गया है, भारत के विकास को दर्शाया गया है। G20 के आयोजन की भव्यता को लेकर दुनिया भर के अखबारों में गंभीरता से सवाल उठाए जा रहे हैं कि इतना तमाशा क्यों हो रहा है। इसकी बैठक तो हर साल होती है, हर साल इसके नए अध्यक्ष बनते हैं। भारत की अध्यक्षता इस साल समाप्त भी हो जाएगी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी लिखा है कि इसकी अध्यक्षता तो बारी बारी से सभी को दी जाती है, लेकिन भारत के आयोजन को देखकर लगता है कि सभी ने व्यक्तिगत रूप से भारत को अध्यक्ष चुन लिया है। अखबार ने इसके प्रचार प्रसार को 2024 के चुनाव से भी जोड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस इस आयोजन को तमाशा और राजनीति का हिस्सा बता रहा है। क्या विदेशों से आकर सोने चांदी की थालियों में खाना खाने वाले मेहमान इन रिपोर्ट को नहीं पढ़ रहे होंगे? क्या नहीं देख रहे होंगे कि किस तरह शहर की आबादी के एक हिस्से को छिपाया जा रहा है? 60 शहरों में होने वाले कार्यक्रमों में कितना पैसा खर्च हुआ, हम अभी इसकी ठीक ठीक जानकारी नहीं जुटा पाए हैं। लेकिन इसी दिल्ली में जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए तब भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को लेकर प्रदर्शन किया था कि इसके खर्चे को लेकर कोई पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ खेलों के आयोजन हुए थे। अगस्त 2010 में उस समय लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने अपने सांसदों का वॉकआउट कराया।
खेल मंत्री एमएस गिल ने कह दिया कि खेलों के स्टेडियम के खर्च की जानकारी विपक्ष को आरटीआई से मिल जाएगी। इस बात पर वॉकआउट हो गया। सुषमा स्वराज का कहना था कि इस बयान से लगता है कि आरटीआई सर्वोच्च है, संसद नहीं। अगर आज विपक्ष संसद में यह सवाल पूछ दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, तो उसे भारत विरोधी साबित कर दिया जाएगा। बीजेपी से पहले गोदी मीडिया विपक्ष पर चौतरफा हमला बोल देगा कि दुनिया में भारत को पहचान मिल रही है और ये लोग खर्चे का हिसाब जोड़ रहे हैं। पर G20 पर कितना पैसा खर्च हुआ, अलग अलग शहरों में इसकी बैठकें हुई, उस पर कितना खर्च हुआ, राज्य सरकारों ने कितना खर्चा किया, यह सवाल तो है। विज्ञापन पर कितना खर्चा हुआ, क्या हम कभी जान पाएंगे कि इसके आयोजनों पर कितना पैसा बहाया गया है? मेहमानों को अलग अलग शहरों में ले जाया गया, इससे क्या हासिल होता है? चीन के राष्ट्रपति को दिल्ली से बाहर साबरमती ले जाया गया, झूला पर झुलाया गया, चेन्नई के पास महाबलीपुरम ले जाया गया, तब खूब लेख लिखे गए कि मोदी ने कूटनीति को दिल्ली से बाहर निकाल दिया, तालियां बजने लगी, आम जनता के बीच ले गए, कहा जाने लगा। मगर उसका रिजल्ट क्या निकला? कुछ भी नहीं। चीन पूर्वी लद्दाख की सीमा पर बवाल मचा रहा है और शी जिनपिंग G20 में आए भी नहीं। तो हमें इस चकाचौंध से बाहर निकलकर कूटनीति की वास्तविकता को देखना चाहिए, ना कि चकाचौंध को ही कूटनीति समझ लेना चाहिए। इस लाइन को दोबारा से वीडियो चलाकर सुन लीजिएगा। अब आप इस वीडियो को देखिए। रास्ते के किनारे गमले रखे गए हैं, हर दूसरे गमले पर हरे रंग से PWD लिखा हुआ है। इन्हीं रास्तों पर केवल G20 और प्रधानमंत्री के पोस्टर ही नजर आते हैं, किसी विभाग का नाम नहीं। मगर यहां जैसे ही नजर पड़ती है, आप कबड्डी 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 की तरफ PWD 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 लिखा देखने लगते हैं। कल्पना कीजिए कि जो बाइडेन साहब अपनी कार से इन गमलों को देख रहे हैं, उनकी नजर PWD पर पड़ती है तो क्या सोचेंगे? गमलों पर PWD क्यों लिखा गया है? वे कंफ्यूज ना हो जाएं कि दिल्ली G20 के लिए आए हैं या PWD के लिए। मैक्रो कहीं यह ना सोचने लग जाएं कि ये PWD क्या है, ये इलू इलू क्या है। यह विभागों की अपनी असुरक्षा का प्रदर्शन कर रहा है। इन्हें पता है कि G20 खत्म होते ही ये गमले हटेंगे, कुछ लोग ले जाएंगे। कहीं PWD का गमला लेकर सिंचाई विभाग वाला ना चला जाए और PWD के इंजीनियर साहब गमलों के गायब होने पर सस्पेंड ना हो जाएं। और यह आशंका बेवजह नहीं है। इसी साल मार्च में गुरुग्राम में महंगी कार वाला एक प्रॉपर्टी डीलर गमला चुराते हुए पकड़ा गया। यह गमले G20 के लिए रखे गए थे। इसलिए हम PWD की मुश्किलें भी समझते हैं और तारीफ भी करते हैं कि जहां केवल मोदी के पोस्टर हैं, वहां PWD भी टक्कर दे रहा है। यह बहुत बड़ी बात है। वैसे हम एक बात और कहना चाहते हैं। क्या आपको पता है कि दिल्ली में 7 लाख गमले लगाए गए हैं और पुलिस को भी जिम्मेदारी दी गई है कि इनका भी लगे हाथ ध्यान रख लीजिएगा। 29 अगस्त को हिंदुस्तान टाइम्स की यह रिपोर्ट आप देखिए। कर्ण प्रताप सिंह ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट पेश की है। हेडिंग है G20 के गमलों को पुलिस की सुरक्षा मिली। इस मामले के जानकार अफसर का नाम नहीं दिया गया है, मगर उनके हवाले से लिखा गया है कि दुनिया के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, इसलिए पुलिस को यह भी जिम्मा दिया गया है कि ध्यान रखें गमले चोरी ना हो जाएं। संवाददाता ने लिखा है कि दिल्ली में करीब 60 स्थानों पर 7 लाख गमले रखे गए हैं। ऐसा लगता है कि इन गमलों पर PWD लिखकर पुलिस का काम आसान कर दिया गया है। संवाददाता ने लिखा है कि चोर उचक्कों के अलावा बॉटनी यानी पेड़ पौधों के शौकीन लोगों से भी गमलों को बचाना है। रिपोर्ट में लिखा है कि अगर गाड़ी वाले उन फुटपाथ के बगल में गाड़ी रोकेंगे जहां गमले रखे गए हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी। इसलिए रवीश कुमार ऑफिशियल के वीडियो देखा करें। G20 पर ऐसा कवरेज आपको कहीं नहीं मिलेगा। बताइए, यहां भारत को टेंशन केवल इसी का नहीं है कि विश्व नेता बनना है, इसका भी है कि गमलों को बचाना है। दिल्ली पुलिस के लिए बहुत मुश्किल समय है। हमारी शुभकामनाएं। ऐसे आयोजन में सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसलिए इसमें कोई खबर नहीं कि ड्रोन से निगरानी हो रही है। आजकल शादी ब्याह में ड्रोन का इस्तेमाल होने लगा है। मैं सुरक्षा के इंतजाम का मजाक नहीं उड़ा रहा, बल्कि गोदी मीडिया के कवरेज का मजाक जरूर उड़ा रहा हूं कि वह फालतू चीजों से अपना कवरेज भर रहा है, काम की बात नहीं कर रहा कि G20 से क्या हासिल होने वाला है, पिछले G20 से क्या हासिल हुआ, इस बार क्या नया हासिल होगा। आंसू गैस छोड़ने के ड्रिल हो रहे हैं, क्या किसी प्रदर्शन की आशंका में भी यह सब किया जा रहा है? प्रधानमंत्री ने G20 के महत्व पर जो लेख लिखा है उसे अखबारों ने काफी विस्तार से छापा है। इस मौके पर कई चैनलों पर इंटरव्यू भी प्रसारित हुए हैं। जाहिर है सरकार ने अपनी तरफ से G20 के मकसद का प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इन्हीं मकसदों को लेकर गोदी मीडिया अलग अलग बहस करता, जानकारियां देता तो सरकार के प्रचार का मकसद और भी सफल होता। उसकी जगह कवरेज इस तरह से हो रहा है जैसे बीजेपी की रैली हो रही है और मोदी हो रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने लेख में कहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2030 के लिए एक लक्ष्य तय किया है। इसे सतत विकास लक्ष्य कहा जाता है। गरीबी से लेकर कुपोषण, स्वास्थ्य से लेकर पर्यावरण के लक्ष्य तय किए गए थे। प्रधानमंत्री ने यह भी लिखा है कि इस लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सका है और यह अब करीब भी आ रहा है।
भारत अपनी अध्यक्षता में कोशिश करेगा कि तेज गति और दिशा प्रदान की जाए। पिछले साल इंडोनेशिया के बाली में भी G20 हुआ, तब वहां भी इस तरह के लक्ष्य तय हुए होंगे। उनका क्या हुआ? क्या उनकी कोई प्रगति रिपोर्ट पेश की जाएगी जिससे लगे कि G20 काम का भी सम्मेलन है? हम इसके बारे में जानकारी हासिल नहीं कर सके, ना विशेषज्ञ हम। वैसे प्रचार में यह भी बताया जाना चाहिए कि बाली की बैठकों का क्या नतीजा निकला, ताकि लोग भारत में हो रही बैठकों के बारे में वास्तविक जानकारी रखते। अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री मोदी विश्व बैंक के कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में लोग जलवायु परिवर्तन के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, उनमें से कई बहुत चिंता महसूस करते हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि वे इसके बारे में क्या कर सकते हैं। उन्हें लगातार यह महसूस कराया जाता है कि केवल सरकारों या वैश्विक संस्थाओं की ही भूमिका है। अगर उन्हें पता चलता कि वे भी योगदान दे सकते हैं तो उनकी चिंता कार्रवाई में बदल जाएगी। बात यह है कि जलवायु परिवर्तन से जैसी तबाही आ रही है, उसमें आप लोगों से ज्यादा सरकारों और विश्व की संस्थाओं की ही बड़ी भूमिका देखते हैं, उन्हीं की है। एक तरफ सरकारें विकास के नाम पर पहाड़े काट रही हैं, आप उन्हें जवाबदेही नहीं बनाएंगे, और मोहल्ले में वृक्षारोपण कर आप ना पर्यावरण बचा सकते हैं ना पहाड़। प्रधानमंत्री शायद यह कह रहे हैं कि हम अपने उपभोग की आदतों में परिवर्तन लाकर पर्यावरण को बचा सकते हैं। एक हद तक यह बात सही है। जिस तरह से बेतहाशा उत्पादन हो रहा है, उसमें सरकार और ग्लोबल संस्थाओं की भूमिका आम आदमी से ज्यादा और पहले नंबर पर आती है। यह बात हम पीछे नहीं कर सकते। इसलिए जो बातें सुनने में सुंदर लगती हैं, उन्हें दोबारा सुन लिया कीजिए कि काम की बात कही गई है या नहीं। अब जैसे प्रधानमंत्री ने अपने लेख में सोलर अलायंस की बात कही है कि 2015 में भारत में दुनिया के स्तर पर सौर ऊर्जा को लेकर एक गठबंधन बनाया गया, जिसकी कूटनीति के लिहाज से काफी तारीफ होती है। हमने थोड़ा सा इस पर रिसर्च किया, मगर सोलर अलायंस का क्या रिजल्ट निकला है उसी को देखते हैं। भारत ने 2022 तक सौर ऊर्जा से 175 गीगावाट के उत्पादन का लक्ष्य रखा था। आपको याद होगा कि इसी साल किसानों की आमदनी भी दुगनी होनी थी, नहीं हुई। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो लक्ष्य रखा गया उसका 70% से भी कम हासिल हुआ। टारगेट पूरा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं हुआ। भारत जैसे देश में 70% के करीब टारगेट पूरा कर लेना भी संतोषजनक है। संसद की ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति ने मार्च 2023 की अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 2014 के बाद से नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 236% से भी अधिक बढ़ गई है, जो अच्छा प्रदर्शन है। मगर सवाल है कि पुराना लक्ष्य ही हासिल नहीं हुआ कि 2030 के लिए एक नया लक्ष्य रख दिया गया है 500 गीगावाट ऊर्जा के उत्पादन का। जून 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने जो बाइडेन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत इकलौता G20 देश है जिसने पेरिस में किए गए सभी वादे निभाए। वायर के लिए आदिरा पेरिंचरी ने लिखा है कि यह सच है कि भारत ने इस दिशा में कुछ काम जरूर किया है और कई देशों से बेहतर काम किया है, मगर क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, जो कि 40 देशों द्वारा जलवायु को लेकर उठाए गए कदमों को मॉनिटर करता है, उसने नवंबर 2022 की आखिरी अपडेट में भारत के क्लाइमेट एक्शन को हाईली इनसफिशिएंट बताया है, यानी बहुत पीछे बताया है। जो किया गया है वो काफी नहीं है, ये लिखा है। मनी कंट्रोल से साक्षात्कार में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन को लेकर उपाय वैश्विक स्तर पर करने होंगे। अखबार ने लिखा है कि नवीकरणीय ऊर्जा की इंडस्ट्री के लोगों ने इसकी तारीफ की, मगर इसी जुलाई 2023 में एसोसिएटेड प्रेस में रिपोर्ट छपी है जिसकी हेडलाइन है कि G20 मंत्री जलवायु से संबंधित अधिकांश मुद्दों पर सहमत हुए, लेकिन सब पर नहीं। सीबी अरसू की रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में मौसम के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, लेकिन यह मीटिंग बिना साझे बयान के ही खत्म हो गई। आउटकम स्टेटमेंट ही मिला। पृथ्वी को गर्म करने वाली गैसों का कुल 80% उत्सर्जन करने वाले देशों की बैठक चेन्नई में हुई, जहां 68 में से 4 बिंदुओं पर सहमति नहीं बनी। 2025 से उत्सर्जन कम हो, सरकारें क्लीन एनर्जी की ओर मुड़ें और कार्बन पर टैक्स लगे, इन पर सहमति नहीं बनी। जुलाई 2023 में गार्डियन ने लिखा है कि अमीर देशों के संगठन G20 फॉसिल फ्यूल्स को कम करने के बारे में कोई सहमति नहीं बना सके क्योंकि कुछ निर्माता देशों ने विरोध कर दिया। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट में लिखा है कि ग्लोबल वार्मिंग का असर भारत पर खास तौर पर अधिक है। बताया गया है कि कैसे इसी साल 100 से अधिक लोग लू लगने से मर गए और भूस्खलन से महाराष्ट्र के राजगढ़ में 27 लोगों की मौत हो गई। हमने हिमाचल की हालत पर भी विस्तृत रिपोर्ट पेश की थी। यह रिपोर्ट आप हमारे YouTube चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल पर जाकर देख सकते हैं। कोयले की खपत और इस्तेमाल से ही इन देशों की गंभीरता का पता चल जाता है। कोयले का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। जर्मनी भी कोयला उत्पादन की तरफ बढ़ रहा है। G20 के देश कोयला उत्पादन को सब्सिडी भी देते हैं। 2 साल पहले ग्लासगो शहर में COP26 की बैठक में तय हुआ कि सब्सिडी कम करेंगे। COP26 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज का 26वां सम्मेलन। COP उन देशों का समूह है जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के सदस्य हैं। उन्हें इस बात की चिंता ही है और वे चिंता में ही खुद को बचा ले जाते हैं।
इस साल की जून जुलाई की गर्मी ने दुनिया भर के रिकॉर्ड तोड़ दिए। अमेरिका के ठंडे माने जाने वाले कई शहरों का तापमान ऐतिहासिक रूप से ज्यादा पहुंच गया। अगस्त का मौसम भी दुनिया भर में ऐतिहासिक रूप से गर्म रहा है। 6 सितंबर को रॉयटर्स में सूत्रों के हवाले से खबर छपी है कि यूक्रेन युद्ध के बाद G20 में असहमति का दूसरा बड़ा मुद्दा यह जलवायु है। प्रधानमंत्री मोदी लिख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के जो लक्ष्य हैं वो क्लाइमेट फाइनेंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ मैच होने चाहिए। उधर संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष का बयान है कि ग्लोबल फाइनेंस व्यवस्था चरमरा रही है। एक आम आदमी इन बड़ी बड़ी बातों को कैसे समझे कि अंत में उसी की जिंदगी तबाह हो रही है, उसी का घर पहाड़ों के नीचे धंसने वाला है, उसी का घर बाढ़ में बहने वाला है। G20 जैसी बैठकों से भले कोई नतीजा ना निकलता हो, मगर इन बैठकों को लेकर सही तरीके से चर्चा होती तो इन पर भी जनता का दबाव पड़ता और यही सही मायने में जन भागीदारी होती। जनता की भागीदारी बस इतने भर के लिए है कि वह दिल्ली की सड़कों पर केवल प्रधानमंत्री मोदी का फोटो देखे, कहीं फव्वारा दिख जाए तो रुककर वीडियो बनाने लग जाए। नमस्कार।